तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 11th भूगोल मॉडल सेट नंबर 3 की। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में भूगोल का जो मॉडल सेट नंबर 3 है उसे आज देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 बना दिया। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा हो तो चैनल में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट नंबर 3 की जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे का सारा प्रश्न हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला जो हम लोग बात कर सकते हैं क्वेश्चन की, तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। ठीक है, तो देखिए महासागरीय जलों की जो औसत लवणता होती है वो 35% होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 35% है सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। चलिए अगला देखिए दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि 3 भागों में जल है और 1 भाग स्थल है। तो देखिए परसेंटेज की बात कर सकते हैं, लोग प्रतिशत की बात कर सकते हैं। तो 71% हमारा पृथ्वी में जल ही जल है। ठीक है, यानी कि 71% भाग पर क्या है, जल है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए और हम सभी जानते भी हैं इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो देखिए पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए राज्यों की बात कर सकते हैं हम लोग। तो हम सभी जानते हैं पहले कितना था, 29 था, यानी कि 29 था। अब ये एक घट गया है तो कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर सकते हैं तो वर्तमान में कितना है, वो 8 है। ठीक है, तो देखिए पहले कितना था, 29 था हम लोग का राज्य, एक घट चुका है तो हो गया कितना, 28 हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में 8 हो चुका है, पहले 6 था। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट के 2 दर्रे, एक तो आपका हो जाता भोरघाट दर्रा और दूसरा आपका हो जाता पालघाट दर्रा। ठीक है, इस दोनों नामों को आप याद रखिए। पहला क्या बोलेगा, भोरघाट दर्रा, और दूसरा बोलेगा आप पालघाट दर्रा। ठीक है, चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि अपवाह तंत्र किसे कहता है। ठीक है, तो हम लोग अपवाह तंत्र को सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। क्या है कि जब कोई मुख्य नदी अपने सहायक नदी के साथ उस क्षेत्र विशेष के जल को लेकर प्रवाह होते हुए, ठीक है, सागर में मिल जाती है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग उस नदी का अपवाह तंत्र या तो फिर अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि कोई भी नदी है वो नदी क्या करती है, वो जो सहायक नदी होती है, ठीक है, जो आ रही है उन नदियों को अपने आप में मिला लेती है और मिलाने का पश्चात सभी को अपने साथ ले जाती है, उसे ही हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग छठा प्रश्न की। और देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ठीक है, तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक में। ठीक है, इस नाम को आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका अमरकंटक में। चलिए इस बात को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक रखिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए सातवां जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए भारत की जो तटीय रेखा की जो लंबाई है वो आपका है 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516 किलोमीटर। चलिए इस प्रकार आपका 1 से लेकर 7 के बीच जितने भी प्रश्न होते हैं वो समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आठवां प्रश्न की। ये बात कर लेते हैं आठवां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो हम लोग मौसम और जलवायु में क्या अंतर है उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर को। आंसर क्या है कि किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रभाव, वायुदाब, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रभाव को कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मौसम देखते हैं। तो मौसम में क्या देखते हैं, वहाँ के तापमान किस प्रकार से है, आर्द्रता किस प्रकार से, ये सारे चीजें वो देखते हैं। तो पूछते ना मौसम किस प्रकार से, तो मौसम में वही आता है कि तापमान किस प्रकार से, आर्द्रता किस प्रकार से, वायुदाब किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये होता है आपका मौसम में। अब जबकि हम लोग बात करने चाहेंगे जलवायु की, तो जलवायु क्या है कि जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की हम लोग जलवायु कहेंगे। यानी कि 30 वर्षों में जो भी वहाँ का मौसम होगा, ठीक है, तो उसे ही हम लोग जलवायु कहेंगे। सिंपल सी बात है। मौसम हम सभी जानते हैं, वहाँ की आर्द्रता किस प्रकार से, तापमान किस प्रकार से, मौसम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये मौसम और 30 वर्षों के अंतर में जो भी आपका मौसम होता है उसे हम लोग जलवायु कहेंगे। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। तो चलिए बात करेंगे हम लोग अगला प्रश्न की। और यहाँ पे देखिए 9वां नंबर जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी से आप, ठीक है, आपका क्या तात्पर्य है
यह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है? तो हम सभी जानेंगे सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी को। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसे नदियाँ बहाकर लाती हैं, ठीक है? तो हम सभी जानते हैं जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसे नदियाँ क्या करती है? बहाकर लाती है, ठीक है? चलिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा कम होती है। देखिए ये जो मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन और जो पोटाश की मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन फास्फोरस और हुमायूस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है? यहाँ इस मिट्टी में क्या होती है? फास्फोरस और हुमायूस की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का किन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए राजस्थान के उत्तरी भाग, जैसे कि आपका हो गया पंजाब हो गया, ठीक है? ठीक, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया तथा असम के आधे भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करें कहाँ-कहाँ पाई जाती है। देखिए राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान के कहाँ? उत्तरी भागों में, पंजाब में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है और असम के आधे भागों में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? देखिए यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघर, ठीक है, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। ये जो नदियाँ बहा कर लाती है, ये जो मिट्टियाँ कौन-कौन नदी लाती है? सतलुज, गंगा, यमुना, घग्गर, गंडक, ब्रह्मपुत्र, ठीक है? इन नदियों के द्वारा इसे बहाकर लाई जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका जो भी आपका जलोढ़ मिट्टी है इनके बारे में मैंने बता दिया और साथ ही साथ ये जो पाई जाती है कहाँ-कहाँ के किन-किन राज्यों में पाई जाती है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है? तो चलिए 10वां प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखें। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है? तो इसके विषय में हमको लिखना है, उनकी विशेषताओं को लिखना है, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उत्तर देखते हैं। देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताएँ निम्न प्रकार से, निम्नलिखित प्रकार से कुछ भी आप लिख सकते हैं या तो विशेषता करके आप इस प्रकार से डॉट दे सकते हो। देखिए इस प्रकार से लिखिएगा ना तो आपका देखने में बहुत ही अच्छा लगता हो। उसके बाद आप लोग पॉइंट देके लिखिएगा। अब पॉइंट जब भी दीजिएगा, मैं बताया था आपको कि आप नंबर नहीं दीजिएगा, ठीक है? पॉइंट आपको जब भी लिखना होगा आप नंबर नहीं दीजिएगा, आप स्टार मारिएगा। नंबर देने से क्या होता है कि जो कॉपी जाँच करता है, कॉपी देखता है, उसे पता चल जाता है कि आप लोग कितना पॉइंट नंबर लिखे। 1, 2, 3, 4 अगर 4 पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट देंगे तो उसे पता चल जाता है। लेकिन अब स्टार मारेगा तो उसे पता बहुत ही कम चलता है, ठीक है? और नंबर जैसे ही दे देता है उसे पता चल जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी लिखिएगा आंसर, पॉइंट वहाँ बताने रहेगा, तो आप यहाँ पे स्टार ही मारिएगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट में आपको लिखना है इनका अफवाह अधिक होता है, ठीक है? जो हिमालय नदियाँ होती हैं, इनका अफवाह क्या होती है? अधिक होती है, 1 नंबर। सेकंड में आपको क्या लिखना है? इन नदियों में सालों भर पानी पाई जाती है। तो मैंने आप सभी को एक दिन पढ़ाया था, हिमालय नदी और जो नीचे वाला नदियाँ होती है, ठीक है? प्रायद्वीप नदी, दोनों में अंतर पढ़ाया था, ठीक है? आपका कोई मॉडल पेपर में था। तो देखिए हिमालय नदियों में क्या होता है, इसमें तो आपका अफवाह तंत्र सबसे पहले अधिक होती है और दूसरा कि ये जो नदियाँ होती हैं इसमें पानी सालों भर रहता है। सेकंड हो गया। तीसरा में आपको लिख देना है कि इसके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, ठीक है? ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं और चौथा में आपको लिख देना है इसमें मछली ठीक है, पालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये भी जितने भी विशेषताएँ होती हैं, 3 विशेषता बोला गया है, तो पॉइंट मार के आप लोग लिख सकते हैं 3 विशेषता, एक 4 एक्स्ट्रा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग बात करेंगे 11वां प्रश्न की और यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कर्क रेखा किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए आपका जो ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो सारे के सारे प्रश्नों को कीजिए, 1 से लेकर 3 के बीच जितने भी आपका मॉडल पेपर बनता है, सारा मॉडल पेपर को देखिए, ठीक है? तो घर में भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक बार वीडियो को सुनिए, सुनने से क्या होगा कि आपका बहुत सारा नॉलेज होगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किन-किन राज्यों से होकर जो हमारी कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिम की ओर से बात करेंगे। तो देखिए पश्चिम की ओर से सबसे पहले आपका आ जाता है गुजरात, ठीक है? तो गुजरात से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले पश्चिम की ओर से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? गुजरात हो जाता है। गुजरात के बाद हमारा राजस्थान, ठीक है? राजस्थान, ठीक है? 2 हो गया। मेरे साथ-साथ आप दोहराइएगा, ठीक है? पहला आपका गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा आपका हो जाता है मध्य प्रदेश, एमपी जिसको बोलते हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश। फिर आपका देखिए चौथा में आपका जो छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़ में गुजरता है, ठीक है? कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। पाँचवा आपका झारखंड, इस नाम को याद रखिए, झारखंड के रांची से होकर गुजरता है, ठीक है? झारखंड से गुजरता है। फिर आपका एक गुजरता है आपका पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, फिर आपका त्रिपुरा से गुजरेगा, फिर आपका मिजोरम से। ठीक है, तो मेरे साथ आप एक बार दोहराने का प्रयास करें। पहला आप बोलिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक ट्रिक भी है, बहुत ही इजी सा ट्रिक है, बहुत ही पुराना ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा तो हो जाएगा, बहुत ही पुराना ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो देखिए इस नाम को आप लोग याद रखिए, आपको बहुत ही काम देगा, जो आपका राज्यों से जो भी गुजरता है कर रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 12वां प्रश्न की। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा संरक्षण के किन 3 उपायों को लिखें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मृदा संरक्षण है, अगर आप सभी ने मृदा संरक्षण के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, नहीं जानते हैं, तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने का जो मृदा संरक्षण है इसके उपाय को। ठीक है, तो मृदा संरक्षण के बारे में हम लोग मैंने बताया भी है आपको पिछले वीडियो में, तो आप सभी ने देखा होगा, तो आप सभी को याद ही होगा। ठीक है, तो इसके जो उपाय है उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मृदा संरक्षण को हम लोग क्या करेंगे, मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। तो मिट्टी को आप कैसे बचा सकते हो, बस सिंपल सी बात है, वही है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि मृदा संरक्षण के 3 उपाय को बताएं, 3 उपाय बताना है। तो ठीक है, तो संरक्षण का मतलब होता है आपको बचाना। तो आप मृदा को कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले आपका वृक्षारोपण, यानी कि आप पेड़ पौधे को लगाकर मृदा को आप लोग बचा सकते हो। यानी कि जो पेड़ जैसे लगाइएगा तो जड़ क्या करती है, मिट्टियों को आप लोग जकड़ के रखती है, यानी कि पकड़ के रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले उससे आपका मृदा संरक्षण होगा। दूसरा आप क्या करते हैं, अति पशुचारण से रोक कर, ठीक है, पशुचारण को आप लोग रोक सकते हैं, पहला चीज हो गया। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करके, सीढ़ीनुमा जो खेती होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मृदा पर, ठीक है, जो संरक्षण है वो भी काम आता है। फिर आप लिख सकते हो कि स्थानांतरण कृषि पर प्रतिबंध, वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर, ठीक है, जो मिश्रित कृषि यानी कि नाना प्रकार की कृषि आप करके कर सकते हो। यहाँ पे 3 बताया गया है, मैंने अधिक इसलिए बता दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं 3 पॉइंट लिखता हूँ तो 3 में से आप भूल भी सकते हो, यानी कि मैंने 4-5 लिख दिया है तो आपको दिक्कत जैसा कि ना हो। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो आम नागरिक को जागरूक करना। तो सबसे पहले मेन बात तो ये होता है कि सभी को जागरूक करना। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लास्ट वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, आम नागरिकों को जागरूक करना, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं मृदा जो प्रदूषण होता है, मृदा जो संरक्षण करना है, तो हम पेड़ लगा के कर सकते हैं, पशुचारण को रोक के कर सकते हैं, सीढ़ीनुमा खेती करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो बच्चे 10th में थे, 10th में ये सब सारा का सारा पढ़ाया गया है, तो बहुत ही ईजी तरीका है और हम लोग जागरूक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे हम लोग 13वां प्रश्न की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महासागरीय नितल के उच्चावच का वर्णन करें। तो देखिए ये प्रश्न का उत्तर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए महासागरीय प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है, यह पृथ्वी के गहरे क्षेत्र के रूप में विस्तृत है तथा इसमें पृथ्वी के विशाल जलराशि संचित है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से इतने करीब है कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। फिर भी भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है, जिनके नाम निम्नलिखित प्रकार से, या तो फिर निम्न प्रकार से कुछ भी आप लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हैं उनका नाम। पहले आप लिख दीजिएगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और फिर दक्षिण एवं अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाता है। तो देखिए ये होता है आपका उत्तर। अब हम लोग बात करेंगे 14वां प्रश्न की। और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि लाल मृदा जो होती है, ठीक है, लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए लाल मृदा क्या है देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर है कि लाल मृदा होती है, इसका रंग सामान्यतः लाल होता है। ठीक है, लाल मृदा बोला गया है, तो लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो सामान्यतः क्या, कौन सा कलर होता है, लाल होता है। लाल मृदा का रंग भूरा, चॉकलेटी अथवा पीलापन भी होता है। इसका जो रंग होता है हल्का भूरा टाइप का होगा, चॉकलेटी टाइप का होगा और पीलापन टाइप का भी होगा। ठीक है, यह मृदा दोमट होती है, जो कि अत्यधिक मोटे और कणों से निर्मित होती है। ठीक है, अत्यधिक मोटे कणों से क्या होती है, इसका निर्मित होती है, निर्माण होता है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। तो तीसरा आप लिख सकते हो कि इस मृदा में फास्फोरस जैव तथा नाइट्रोजन पदार्थ की कमी होती है, परंतु यह पोटास से संपन्न होती है। ठीक है, इसमें किसकी कमी होती है,
फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन यह पोटास से संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आपका 8 से लेकर 14 के बीच जितने भी प्रश्न बनते थे वो सारा का सारा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे 15वां प्रश्न। तो चलिए बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि हिमालय अपवा तंत्र एवं प्रायद्वीप अपवा तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आपका मॉडल सेट नंबर 2 के 18वां नंबर प्रश्न में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सेट 2 में आपका जो हिमालय नदी तंत्र है और आपका प्रायद्वीप नदी तंत्र है, दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया है। तो अगर आप सभी ने सेट 2 को नहीं देखा हो तो जाके देख लें। जो बच्चे सेट 2 को देख लिया है तो उसे दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने नहीं देखा हो तो जाके सेट 2 को देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने सेट 2 में उसे बता दिया। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए 16वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय जलवायु के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो ये जो मुख्य विशेषताएं क्या विशेषताएं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला आप लिख सकते हो कि भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत में हर तरह का मौसम पाया जाता है। पहले आप लिख सकते हो भारत में हर तरह का मौसम पाया जाता है, जैसे कि हो गया आपका सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु आदि। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या लिख सकते हो कि भारत में हर तरह के वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वन वन पाए जाते हैं हर एक तरह के, जैसे कि आपका अर्ध पर्णपाती वन, पूर्ण पर्णपाती वन, भारत में रेगिस्तान भी पाया जाता है। ठीक है, वनों की बात कर सकते हैं तो अर्ध पर्णपाती वन, पूर्ण पर्णपाती वन और यहाँ रेगिस्तान भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप पॉइंट में लिख सकते हो कि भारत में रामपुर, चेरापूंजी जैसे शहर में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ 24 घंटे बारिश होते हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ क्या होते हैं, पानी पड़ते रहता है। ठीक है, और तथा कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ की वर्षा ना के बराबर होती है। ठीक है, तथा जैसलमेर जैसे रेगिस्तान भी हैं जहाँ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका चेरापूंजी हो गया, रामपुर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, आपका बारिश होते रहता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बरसात नहीं होते, जहाँ रेगिस्तान, जैसे कि आपका राजस्थान का अजमेर हो गया। ठीक है, ये सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे बरसात बहुत ही कम होता है और यहाँ रेगिस्तान यानी कि रेत ही रेत पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न की बात करेंगे 17वां नंबर। और पूछा गया है कि काली मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं काली मिट्टी के बारे में, बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो जानने के से प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पे अगला यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ कि इसके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं काली मिट्टी को। क्योंकि काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रेप के लावा चट्टानों से टूटने से बनता है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है, जो दक्कन ट्रेप के लावा है, इस चट्टानों के टूटने से बनता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि आपका काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में आपका पूछा जा सकता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, या तो फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं, कौन सी मिट्टी को, तो काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, चलिए इनमें नाइट्रोजन, पोटास, हुमायूस की मात्रा कम होती है। इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो देखिए हम सभी जानते हैं जो कपास की खेती है वो काली मिट्टी में की जाती है। ठीक है, हम निर्माण की बात करते हैं। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से हुई है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुड़ या फिर रेगुड़ कहा जाता है। ठीक है, जो दक्षिण भारत है नीचे की ओर जो काली मिट्टी है इसे हम लोग रेगुड़ या तो फिर रेगुड़ भी कहा जाता है। केरल के ठीक है, केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। ठीक है, जो काली मिट्टी है उसे हम लोग साली भी कहते हैं। कहाँ, केरला में, जो नीचे साइड पड़ जाता है केरल में। ठीक है, विशेषताओं की बात करेंगे इस मिट्टी की विशेषता, तो विशेषता है कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, हुमायूस की कमी है। ठीक है, कम कम पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा होता है, कपास की खेती ज़्यादा होता है। ठीक है, किसकी खेती ज़्यादा होता है, कपास की खेती ज़्यादा होता है। चलिए काली मिट्टी जो होती है, काली मृदा बहुत जल्दी चिपचिपी होती है। ठीक है, और क्या होता है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है।
ये जो होती है मिट्टी बहुत ही चिपचिपी होती है और सूखने पे ये दरारें पड़ जाती हैं इनमें। जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी में नमी को रोक रख ठीक है, रोक रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही कम भी पड़ती है। तो इस प्रकार से आपका जो 17वां नंबर होता है वो समाप्त होता है। काली मिट्टी को भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे 18वां नंबर प्रश्न। और ये जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न का भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या उत्तर है कि महासागरीय लवणता। सबसे पहले इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। क्या, एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कि देखिए, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को हम लोग सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को ठीक है, प्रति 1000 ग्राम से उपयुक्त लवणता की मात्रा, ठीक है, प्रतिशत मात्रा यानी प्रतिशत के रूप में हम लोग दर्शाया जाता है। जैसे कि आपका 30%, ठीक है, का अर्थ होता है 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला कारक। अब क्या क्या जो प्रभावित करता है इन कारकों को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो तापमान, ठीक है, फिर वाष्पीकरण की दर, वर्षा की मात्रा, नदियों का गिरना, वर्षा का पिघलना, वर्षा बोल रहा बर्फ का पिघलना, सॉरी, ठीक है, बर्फ का पिघलना, फिर समुद्री जलधाराएं और आपका पवन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप लिखिएगा कि महासागरों की तरह, ठीक है, सतह से जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार आपका देखिए 18वां नंबर प्रश्न है वो होता है 1 पॉइंट, बाकी इसे भी देख लेते हैं, फिर आपका हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा था। ध्रुवीय होते हैं ना, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न होता है वो समाप्त होता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अगला प्रश्न की। और देखिए, ये जो आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी कि देखिए, आपका कुछ यहाँ पे भारत का मानचित्र दिया हुआ है, ठीक है, और इस मानचित्र में कुछ ऐसे यहाँ पे स्थान दिए हुए हैं, इन स्थानों को आपको दर्शाना है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमें दर्शाने का बात कहा गया है वो कहा गया है गोदावरी एवं कृष्णा नदी को। ठीक है, फिर मुझे दर्शाने बोला है कि पश्चिमी घाट को, फिर बोला गया चिल्का झील को, फिर बोला गया अरब सागर को, फिर गया है आपका कच्छ की खाड़ी को। तो चलिए एक एक करके हम लोग मैप में इन जितने भी स्थान है सभी को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपको दर्शाने को कहा है, क्या कहा गया है, गोदावरी एवं कृष्णा नदी को। ठीक है, तो देखिए भारत के मैप में हम लोग बात करेंगे गोदावरी एवं कृष्णा नदी को, तो ये आपका ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे आपका पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप भी जब भी आप क्या कीजिएगा, मैप को आपको दर्शाने को कहाएगा तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप नंबर दे दीजिएगा। जैसे कि यहाँ कौन नंबर बोला गया है, तो कौन नंबर में आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ भी कॉल लिख सकते हो, और यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे इस लकीर दे सकते हो। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे भी कॉल लिख सकते हो, यहाँ पे भी नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे पड़ता है एरिया आपका, वो आपका गोदावरी और कृष्णा नदी वाला क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए दूसरा जो आपको दर्शाने को कहा गया है वो कहा गया है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट को अगर दर्शाना हो तो देखिए ये वाला जो हो जाता है ये आपका पूर्वी घाट, और ये वाला जो होता है ये आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को अगर आपको दर्शाने को कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप दे सकते हो, और यहाँ पे एक लकीर मारिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लकीर देने के बाद यहाँ पे ख लिख सकते हो, ख नंबर, और यहाँ पे लिख सकते हो आप पश्चिमी घाट, या तो यहाँ भी पश्चिमी घाट कहीं भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दिक्कत नहीं हो, जैसे कि यहाँ चाहे तो यहाँ पे आप ख नंबर लिखिए और यहाँ पे पश्चिमी घाट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ख नंबर लिखिएगा और यहाँ पे अगर पश्चिमी घाट लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप, मैंने सबसे पहले गोदावरी वाला नदी यहाँ देखा, कृष्णा गोदावरी, और पश्चिमी घाट आपका ये वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अगर पूर्वी घाट बोला जाए तो ये वाला आपका पूर्वी घाट हो जाएगा कोरोमंडल में। ठीक है, चलिए अगला देखिए तीसरा जो आपको दर्शाने को कहा गया वो कहा गया चिल्का झील। ठीक है, तो देखिए चिल्का झील हम सभी जानते हैं, चिल्का झील कहाँ पे है, वो आपका उड़ीसा में पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है आपका उड़ीसा पड़ जाता है। ठीक है, उड़ीसा हमारा झारखंड का नीचे है, तो उड़ीसा यहाँ पे आपका चिल्का झील पड़ता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एक लकीर दीजिएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे आप लिख सकते हो चिल्का झील। ठीक है,
चिल्का झील आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पर गौ नंबर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो देखने का प्रयास करिए कहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका चिल्का झील ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है। यहाँ पे आपका पश्चिमी नदी का क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ पूर्वी पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका वो जो नदी बताए हम लोग 2 नदी, उसे देख लिए। अगला यहाँ पे देखो अरब सागर के बारे में बताया गया था। देखिए चौथा नंबर में बोला गया अरब सागर और कच्छ की खाड़ी, तो दोनों को एक साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए अरब सागर जो आपका पड़ता है, ये वाला जो स्थान यहाँ पे आपका अरब सागर पड़ जाता है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे गोला भी दे सकते हो, यहाँ पे अरब सागर लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे इस प्रकार से लकीर दे दीजिएगा। लकीर अवश्य दें, क्योंकि लकीर से समझ में आता है कि कहाँ पे आप क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने चारों को देख लिया। अब बात करेंगे अगला। तो ये 5वां नंबर में आपको दर्शाने को कहा गया कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ कहाँ पे, हम सभी जानते हैं गुजरात में है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे लकीर दे सकते हो। इस प्रकार से लकीर देने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो अंगा नंबर यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे कच्छ भी लिख सकते हो, ठीक है। कच्छ की खाड़ी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जितने भी मैप में समाप्त हुआ, मैंने एक बार फिर से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहला आपको गोदावरी एवं कृष्णा नदी दर्शाना है, पश्चिमी घाट, चिल्का झील, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी। तो पांचों को हम लोग एक बार में देखने का प्रयास करेंगे। पहला हम लोग गोदावरी कृष्णा ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है, लकीर दे दीजिएगा आप, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बताने क्या क्या था, आपका पश्चिमी घाट को बताना था। तो यहाँ पे आप लकीर देखो पश्चिमी घाट लिख सकते हैं। तीसरा आपको चिल्का झील, चिल्का झील आपका ये वाला पड़ता है क्षेत्र आपका, यहाँ पे आप चिल्का झील यहाँ पे लिख सकते हो। अरब सागर बताने का बोला गया था, अरब सागर यहाँ पे ये आप लिख सकते हो। कच्छ की खाड़ी आपका ये वाला क्षेत्र पड़ता है गुजरात वाला, तो यहाँ पे आप भी लिख सकते हो। इस प्रकार के जितने भी मैप में होते हैं वो समाप्त होते हैं। तो आप 1 से लेकर 3 के भी जितने भी मैप होते हैं तो देख लीजिए। साथ ही साथ आप सभी भारत का जो मैप है उसको एक बार देख लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर आप सभी ने मैंने 1 सेट और 2 सेट नहीं देखा हो, तो आप सभी फटाफट जाके 1 और 2 को देख लें, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फटाफट अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी का एग्जाम अभी नज़दीक है और अभी बाकी है, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम समाप्त नहीं हुआ है और सारे विषयों का आपका परीक्षा बाकी है, ताकि मैं आप सभी को और सारे विषयों का अच्छी प्रकार से बता सकूं, ताकि आप सभी का रिजल्ट अच्छा हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि उनसे भी दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप देख पाएँ, आप पर नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मित्रों को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।